May I come in, sir? Yes, come in. बेटा बिना नाम बताई हुई और जिले का नाम भी नहीं बताई, संक्षिप्त परिचय देना। सर मैंने मेरी 10th और 12th सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल श्री गंगानगर से की है। Then I did BSc in my graduation and then I did Masters in Economics from Rajasthan University जयपुर। आपने एमए इकोनॉमिक्स से किया है? जी सर। अभी आर्थिक घटना चक्र है वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं वर्ल्ड में। जी सर। आपको यदि उनको समराइज करने के लिए हम कहें तो कैसे समराइज करेंगे? सर अभी जो यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर काफी इम्पैक्ट चल रहा है। डॉलर की वीक होने की वजह से जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं वो काफी हाई चल रहे हैं। गोल्ड और जो सिल्वर के प्राइस हाई चल रहे हैं उनके पीछे केवल डॉलर कारण है? सर डॉलर एक मुख्य कारण है उसके पीछे और क्या क्या कारण है? और सर जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास वॉर के कारण जो ऑयल इंपोर्ट है वो भी काफी डिक्रीज हुआ है, उसमें भी काफी वेरिएशन है। उस वजह से भी लोग जो फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व है उसे इंक्रीज कर रहे हैं कंट्रीज, उस वजह से भी गोल्ड प्राइस काफी इंक्रीज है। अदर ये है कि सिल्वर का जो प्राइस इंक्रीज है वो ईवी और जो सोलर पैनल और जो मेडिसिन है उसमें काफी ज्यादा यूज हो रहा है, उस वजह से भी इसके प्राइस में इंक्रीमेंट है। अच्छा, एक तो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जी सर। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी सर। क्या डिफरेंस इन दोनों में? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे जो ट्रेड की जो विजिबल और जो हमारे करंट अकाउंट और जो हमारे कैपिटल अकाउंट है उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है उसे कहते हैं। अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेकर जो विवाद चल रहा था, बीच में ऐसा लग रहा था कि ये टैरिफ का विवाद है वो काफी सुलझने वाला है और हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगाई हुई है वो माफ होने वाली है। तो इसमें है वो क्या क्या मुख्य रूप से क्या क्या बाधाएं हैं वो सामने आई कि जिनकी वजह से है वो ये हमारा समझौता अभी तक है वो नहीं हो पा रहा है? सर अमेरिका चाहता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर मार्केट है उन्हें ओपन किया जाए, पर इंडिया इस चीज के अगेंस्ट है क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स और जो हमारी एग्रीकल्चर उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से वो ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन जो वो ट्रेड करता था, चाइना यूएसए के लिए बहुत बड़ा मार्केट था, वो एक तरह से क्लोज हो गया है, तो अमेरिका अपना फार्मर मार्केट इंक्रीज करना चाहता है। तो एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा? सर दूसरा हमारा जो रशिया से ऑयल परचेज है उस वजह से भी यूएस चाहता है कि हम ऑयल परचेज कम करें, अदरवाइज वो ट्रेड डील नहीं करेंगे। और रिसेंट और बात बताइए, भी एक तीसरी और कारण बताया कि प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने है वो ट्रम्प से है वो बात नहीं की। सर ये कारण के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी भारत में है वो राजदूत है वो अमेरिका के नए राजदूत ने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है। जी सर। और वो काफी चर्चित व्यक्ति है। जी सर। क्या नाम है उनका? सॉरी सर मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पाया। चर्चा में क्यों है वो अभी? सो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया यूएस के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट एलाय है और साथ में इसे टैक्सिला का मेंबर होने के लिए इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। ये पैक्सिलिका क्या है? सर पैक्सिलिका एक ग्रुप है जिसमें एआई, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चाइना का इन्फ्लुएंस कम करके और एक सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सर अभी मैं इन कंट्रीज का नाम रिकॉल कर पा रही हूँ। इन कंट्रीज की ब्रिक्स समिट है वो कहाँ हो रहा है नेक्स्ट? सर 2026 वाला इंडिया में आयोजन हो रहा है। क्या है इसकी थीम क्या है? सर इसकी थीम और लोगो क्या है इसका? सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। ब्रिक्स का समिट का पीछे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा?
सर ये इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए 5 नेशन ग्रुप बना था और यूएस की जो हेजेमनी थी उसे डिक्रीज करने के लिए शुरुआती दौर पे बनाया गया था और मेन ये मेन कारण यही थे। तो एक तरफ तो हम ये आशा कर रहे हैं कि यूएस से हमारे है वो ये टैरिफ का विवाद सुलझेगा, दूसरी तरफ हमारे जो ब्रिक्स का है वो समिट यहाँ कर रहे हैं, जबकि ब्रिक्स से और है वो यूएस में है वो बिल्कुल आपसी सहमति ही नहीं है। जी सर। सर ये काफी पुराना ग्रुप है जो हमारे एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ग्रोथ के लिए बनाया गया था और इसके लिए इसकी मीटिंग हर साल आयोजित होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है और जैसे कि वर्ल्ड अब एक मल्टीलेटरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, उस कारणवश भी इस मीटिंग का आयोजन होना आवश्यक है। हमारी इकोनॉमी जो है काफी बड़ा ग्रोथ दिखा रही है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज है। वो क्या 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 कारण है कि हमारी जो कंट्री है वो अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, इसके पीछे कौन सी लॉजिक है हमारी? सर इंडिया अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखती है अदर कंट्री से इन्फ्लुएंस हुए बिना, और सेकंड हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है वो काफी हाई है, उसकी वजह से जो हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो भी काफी ग्रोथ कर रहा है और हमारा जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत है उसकी वजह से हम काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस वजह से भी इसका ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी का। सेकंड इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, उस वजह से भी यहाँ की ग्रोथ काफी ज्यादा है और यहाँ पे जो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज है उनका भी काफी ज्यादा अमाउंट पाया जाता है, जिस वजह से भी हमारी इकोनॉमी काफी ग्रोथ कर। अभी जो वर्ल्ड बैंक ने जो है वो एस्टिमेट है वो क्या दिया है हमारी ग्रोथ रेट का है वो? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं गेस कर सकती हूँ। बताएं। अप्रोक्स 7 to 8%। 6.5% वर्ल्ड बैंक में है, लेकिन ये दूसरे राष्ट्रों की तुलना में है वो काफी ज्यादा है वो है। सर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसके लिए ग्रोथ के लिए जो यूजुअली जो मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा भी जो निर्धारित है वो 4 ± 2% किया गया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो उस वजह से ये काफी सही डेवलपमेंट है। राजस्थान में विमेन जो है फीमेल जो लिटरेसी रेट है जी सर वो काफी कम है। जी सर। क्या कारण मानते? सर जो हमारा सेक्स रेशियो है एज कम सेक्स रेशियो की बात नहीं कर रहा मैं, लिटरेसी रेट की बात। सर सिंस सेक्स रेशियो भी बहुत कम है उस वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लिटरेसी रेट पर भी आता है। सेकंड हमारे जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है लोगों का वो इसका काफी मेजर कारण है, और थर्ड वुड भी सर हमारे जो यहाँ के स्कूल हैं उनमें विमेन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतना डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल जा नहीं पा रही हैं, जिससे वजह से उनकी प्राइमरी एजुकेशन ही रुक जाती है। और सर हमारे यहाँ पे जो कुप्रथाएं हैं जैसे पर्दा सिस्टम, बाल विवाह है, इस वजह से भी एजुकेशन डेवलपमेंट भी नहीं हुई है। क्या करें प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए हमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए? सर इसके लिए जो प्राइमरी जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप किया जाना चाहिए, जिसमें मेनली टॉयलेट्स और उनकी सुविधाएं और क्लासरूम में इक्विपमेंट्स की सुविधाएं हैं उन्हें प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, और विलेजेस में जो आंगनवाड़ी क्षेत्र हैं उनके द्वारा अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए, जिससे कि महिलाएं प्रेरित हो एजुकेशन के लिए। और हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी हेल्प ले सकते हैं इस चीज के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। और सर मैं भी इतना ही रिकॉल कर पाती हूँ। आप ये बताइए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन के अर्थशास्त्र से कितना भिन्न है? सर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बेस्ड था कि कैसे देश की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करना चाहिए, और अमर्त्य सेन का मेनली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसके ऊपर बेस्ड है। कौन से थीसिस पे उनको जो नोबेल मिला था? सर उनको मिला सॉरी सर मैं एक मिनट। इसमें क्या यूनुस खान का भी रोल था क्या, जो वर्तमान में राष्ट्राध्यक्ष तथाकथित बने?
जो बांग्लादेश के हैं, क्या उनका भी कोई रोल था क्या इसमें? नो सर, उनका इसमें शायद कोई रोल नहीं था जितनी मेरी जानकारी है। ओके, आप ये बताएं कि तीन ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां से सबसे ज्यादा भारतीय रेमिटेंस भेजते हैं इंडिया को? सर, यूएस, यूएई एंड कनाडा। ओके, आप ऐसा मानते हैं। आप ये बताएं कि राष्ट्रीय आय के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिससे अपन राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते सॉरी सर। हैं? राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम जी सर। किन किन से जोड़ी जाती है? सर, नेशनल इनकम जीडीपी से, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड अब्रॉड में किस किस का मानते हैं? जैसे भारतीय कोई जहाज है वो किसी दूसरे देश के पोर्ट पे वहां पे गए, वहां पे रुके, वहां से जो इनकम प्राप्त होती है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल होती है क्या? जी सर, वो इंक्लूड होती है बिकॉज वो हमारे ही इकोनॉमी में काउंट होती है। इसके अलावा जो भारतीय दूसरे देशों में काम कर रहे हैं पर उनकी इनकम इंडिया में इंक्लूड होती है। मैं ये रिकॉल कर पा रही हूँ। ओके, आप ये बताइए राजस्थान के अंदर जो है नेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कौन कौन सी जो है वो योजनाएं यहाँ पे चल रही है एडीबी के थ्रू? सर, राजस्थान, सॉरी सर, मैं सर, राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है। उनकी 3 ट्रांस है, उसके लिए ईडीबी के द्वारा चलाई जा रही है। प्लस राजस्थान रोड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, वो ईडीबी के द्वारा चलाया जा रहा है सर। और मैं यही रिकॉल कर पा रही हूँ, मेनली अर्बन डेवलपमेंट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चलाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स। आप ये जो कॉफी क्लब कंट्रीज हैं इसके बारे में जानते हैं? कॉफी क्लब कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नो सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। G4 कंट्रीज कौन सी हैं? सर, G4 सर, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, यूएस, कनाडा, सॉरी सर मुझे एग्जैक्टली। आप ये बताएं कि एग्रो फूड पार्क गंगानगर के अलावा कहाँ सबसे पहले राजस्थान में स्थापित किया गया? सर, इसके अलावा जोधपुर में है, अलवर में है एंड देन आई गेस कोटा में। गंगानगर में किन्नू के अलावा कौन कौन सी जो है वो फलों की जो है वो किस्में तैयार करी जाती है वहाँ पे फलों में किन्नू के अलावा? सर, जितनी मेरी जानकारी है डेट्स की खेती की जाती है वहाँ पर। और सर मुझे नहीं जानकारी। आजकल हनुमानगढ़ का जो एथेनॉल फैक्ट्री है वो काफी चर्चाओं में रहा। जी सर। जबकि सरकार के द्वारा ही उसको जो है वो फंडेड किया गया था। जी सर। और अभी जो है ग्रामीण उसके खिलाफ जो है, इसका मतलब तो सरकार के खिलाफ है लोग? सर, वो मेनली प्लांट के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उस वजह से उनकी एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ रहा था, वाटर डिप्लेशन हो रहा है और सॉइल फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो ये तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो यूज इस्तेमाल करते हैं उससे नहीं होता? सबसे ज्यादा तो गंगानगर हनुमानगढ़ में ही होता है और पराली भी सबसे ज्यादा वहीं जलाई जाती है, तो फिर विरोधाभास क्यों? सर, इसके अब जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अब अल्टरनेटिव यूज किए जा रहे हैं, तो उस वजह से इसका यूज अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। जैसे पराली जलाने की जगह बायोडिकम्पोजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर और इनका भी प्रयोग काफी बढ़ गया है। नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल जो है उसकी कह सकते हैं कि इसको बढ़ावा तो बहुत दिया गया, लेकिन किसानों के द्वारा इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा। ऐसी कौन कौन सी भ्रांतियां हैं कि इससे प्रोडक्शन कम होता है जो डीएपी के तुलना में अगर बात करें तो? सर, मेरी जानकारी में इससे प्रोडक्शन इंक्रीज ही होता है बिकॉज नीम ऑयल की वजह से जो नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होता है और स्लो एंड स्टडी होता है, जिसकी वजह से एक्सेस नाइट्रोजन नहीं जाता है रूट्स में, तो सॉइल की फर्टिलिटी बेटर होती है। क्रॉप सर्किल क्या किया जाना चाहिए अथवा नहीं? सर, सॉरी सर, फसल चक्र के बारे में सुना है आपने? क्रॉप सर्किल इस बार जैसे आपने गंवार उगाया, थोड़े दिन के बाद में आपने बाजरा उगाया, एक ही फसल उगाने से क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि होती
और सर क्रॉप सर्कल किया जाना चाहिए बिकॉज एक ही फसल को उगाने से जो सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो डिक्रीज होता है, सॉइल की फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है और वाटर ग्राउंड। नहीं, आप तो विज्ञान की संकाय की छात्रा रही हैं, आप उस प्रकार से बताएं कि कौन कौन से उसका जो सर्किल होता है, कौन कौन से गैसेस पास होती हैं, कौन कौन से मिनरल्स बनते हैं। ये फसल चक्र तो मान लीजिए कि जो पढ़े हुए जो लोग हैं वो बता पा रहे हैं, आप बताएं तो साइंटिफिकली। सर जो जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम इनके जो कंटेंट है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है और सॉइल के जो बायो ऑर्गेनिज्म है पे इम्पैक्ट पड़ता है। इन जानकारी मुझे इसके बारे में। पर्यटन के क्षेत्र में हिंदुमन कोट को कहीं ना कहीं पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है क्या? जी सर, बॉर्डर टूरिज्म के लिए हिंदुमन कोट को डेवलप किया जा सकता है और इवन वहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म कुछ एरियाज में होता भी है। ओके सर, ठीक है। आपने बीएमए इकोनॉमिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों अच्छे सब्जेक्ट लिए, तो मैथ्स की कौन सी बुक पढ़ी आपने? मैथ्स की बुक नहीं पढ़ी? नो सर। तो क्या पढ़ा? सर वो जो कॉलेज रेफर्ड बुक्स थी यूजली वही पढ़ी, पर अभी मैं उनके नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जैसे अलजेब्रा के लिए कैलकुलस मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच होती है? तो केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होता है? थोड़ा समय लेगा डिफाइन करने के। सर इसमें जो सॉरी सर मैं नहीं अच्छे से डिफाइन कर पा रही हूँ। अच्छा, एक लंदन स्मोक था, एक न्यूयॉर्क स्मोक था, ऐसे थे क्या इंडस्ट्रियल स्मोक पे? जी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो जो पोल्यूटेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सर PM2, PM2.5 एंड PM10 और सर और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ओजोन डिप्लेशन क्या है? सर ड्यू टू वेरियस सब्सटेंस जैसे फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड SF6 जो ओजोन लेयर है उसकी लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो रही है, उसे ओजोन लेयर डिप्लेशन कहा जाता है। उससे क्या होता है? सर उससे जो हमारी UV रेज आती हैं वो ज्यादा हार्मफुल हो जाती है बिकॉज ओजोन हमें UV रेज से प्रोटेक्ट करता है और सिंस वो लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है तो वो UV रेज डायरेक्ट। ठीक है, AI क्या होता है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम कंप्यूटर, मशीन लर्निंग और इनके थ्रू सॉरी सर मैं एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पा रही। इसके क्या नेगेटिव है? सर इससे जो साइबर क्राइम है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और सर इससे साइबर क्राइम जैसे डीप फेक वगैरह इंक्रीज हो रहा है और सिंस AI ने। डीप फेक क्या होता है? सर डीप फेक कोई वीडियो इमेज होती है जो किसी इंसान की फोटो से कॉपी करती है और उसका कुछ फेक फोटो वीडियो बना के। तो इसको अपन कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब कि डीप फेक से बना है या ओरिजिनल है? कुछ टूल है क्या इसका? सर इसके बारे में जानकारी नहीं। या फिर न्यूज, मान लो कोई फेक न्यूज है तो उसको अपन कैसे पता करें कि ये सही है कि गलत है? सर इसके बारे ऐसा कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? सर इनिशिएटिव के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या क्या हैं? सर स्ट्रक्चरल चेंजेस मेन तो ये है कि हमने प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे जंप किया जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी ग्रोथ इंक्रीज नहीं हुई और जो एम्प्लॉयमेंट का बर्डन था वो सर्विस सेक्टर पे आ गया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और में जा सकता था। और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो स्किल है उसमें वेरिएशन काफी ज्यादा दिखी हुई है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को जैसे आपको नंबर देने पड़े, वर्ल्ड इकोनॉमी भी आप देखते होंगे, इकोनॉमिक्स रही है आपकी, तो
तो आपको नंबर देने पड़े 10 में से, तो कितने नंबर दोगे? सर सर आई वुड गिव 8 मार्क्स बिकॉज काफी कंस्ट्रेंट है, बट स्टिल हमारी इकोनॉमी अभी भी ग्रोथ की तरफ जा रही है। और विद फ्यू चेंजेस, जैसे कि हम इंडस्ट्री सेक्टर को और प्रमोट करें जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके इंपोर्ट को बैलेंस करके हम अपनी इकोनॉमी इंप्रूव कर सकते हैं। बट जैसे फिलहाल जियोपॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी काफी वेल ग्रूम्ड है बिकॉज यूरोपियन। चलो, ये ताइवान का क्या इश्यू है? सारे सर उसके बारे में कहाँ पे है ताइवान? सो ताइवान इज एन आइलैंड नियर चाइना। चाइना? जी सर। ठीक है। ग्रीनलैंड कहाँ पे? सो ग्रीनलैंड आर्टिक ओशन में है, नियर तो यहाँ से कनाडा। जाए तो, यहाँ से ग्रीनलैंड जाए तो कैसे पहुंचेंगे? सर ग्रीनलैंड सर बाय सर मुझे रूट का नहीं पता, बट इंडियन ओशन के थ्रू जा सकते हैं। कैसे कैसे? जगह तो बताओ कैसे जाए। इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन के थ्रू आर्टिक ओशन से होते हुए ग्रीनलैंड जाया जा सकता है, और बाय एरोप्लेन भी जाया जा सकता है। डायरेक्ट है फ्लाइट वहाँ पे? सर इसकी जानकारी नहीं। डायरेक्ट तो शायद नहीं है। अच्छा। इकोनॉमिक्स में जी सर। क्या है ये गिफिन गुड्स? सर गिफिन गुड वो इंफीरियर गुड्स हैं जिनका डिमांड और प्राइस उनके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस और डिमांड से इफेक्ट करते हैं। जैसे इंफीरियर गुड जैसे सर सर मैं एग्जांपल अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सप्लीमेंट्री गुड्स जी सर। बताएं। सर सप्लीमेंट्री गुड्स जो किसी और के स्थान पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे चाय की स्थान पे कॉफी का यूज किया जा सकता है। इस प्रकार के जो गुड्स हैं उन्हें सप्लीमेंट्री गुड्स के जा सकते कहते हैं। इनका ऊपर है वो क्या लॉ ऑफ डिमांड है, कैसे लागू होती है? सर लॉ ऑफ डिमांड ये दोनों एक्सेप्शन है, बिकॉज जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके अकॉर्डिंग विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीज होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में विद इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड ए कॉम्प्लीमेंट गुड बी का डिमांड इंक्रीज होता है। कुछ सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे चाय की जगह कॉफी है, थम्स अप है, लिम्का है, ये तो सब्स्टिट्यूट होते हैं। सॉरी सर मैंने गलत। सप्लीमेंट्री गुड्स सॉरी सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक साथ यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है, जैसे चाय और चीनी। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ अदर आल्सो। और जो इंफीरियर गिफिन गुड्स हैं उनका भी एक्सेप्शन है कि विद इंक्रीज इन प्राइस उनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। ग्रेशम का नियम क्या है? सॉरी सर। ग्रेशम का नियम? सर ग्रेशम वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता। ग्रेशम का नियम नहीं पढ़ा आपने? ग्रेशम एक रूल है, किसी विचारक ने दिया है, थिंकर ने दिया है। अच्छा, डिमांड किसे कहेंगे? सर डिमांड किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस की डिमांड की। देखिए, डिमांड के लिए 3 चीजें हैं वो बहुत जरूरी जब वो डिमांड हो। बताएं कौन कौन सी चीजें? कि उसकी अवेलेबिलिटी और उसे खरीदने की इच्छा, और सर एक और समय दो एक ही बताइए आपने। खरीदने की इच्छा, सर उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए मार्केट में, और थर्ड सर 2 तो ये है कि एक तो वो अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में, और सेकंड उसे खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। तो उसके लिए रिसोर्स तो सबसे पहले होने चाहिए, कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, पैसे तो होने चाहिए उसके लिए, जी और उसको खर्च करने की भी है वो इच्छा होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार लीजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। आओ वरी सर, बैठो।
पहले मोक दिया था, अभी मोक दिया, क्या डिफरेंस लगेगा कुछ? सर शायद मैं थोड़ा बेटर थी, हैं? थोड़ा बेटर थी, बेटर थी ना अभी? शायद मेरी आवाज भी हम्म। थोड़ी थी। हाँ, उस दिन बिल्कुल, हाँ है ना? जी सर। और उस दिन से चेहरा भी थोड़ा सा, सर वो मेरी तबीयत खराब थी तब, तो मैं मतलब बुखार से उठ के आई थी, मुझे ऐसा था कि अब शेड्यूल कर दिया तो दे आती हूँ, बट हाँ। लेकिन एक देखो, आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, और आपके सब्जेक्ट भी ऐसे रहे। अभी इकोनॉमिक्स की यदि आपको कोई 2-3 किताबों के बारे में, ऑथर के बारे में पूछे तो क्या? सर जैसे वेल्थ ऑफ नेशंस है एडम स्मिथ का, और उसकी बुक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशंस बुक। अच्छा, ठीक है। और सर कीन्स की बुक है, सब वही मैंने पढ़े हैं, बट वो काफी लंबी चढ़ना। तो थोड़ा सा उनका भी देखो आप, जैसे केमिस्ट्री के लिए सर ने पूछा केमिस्ट्री की 2 किताबों के नाम बताओ, जी सर। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इन छोटे क्वेश्चन पे यदि उतर जाते हैं तो फिर वो इसको बड़ा अदरवाइज लेते हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि ये जो क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, आपने कितने लंबे टाइम तक है वो जुड़े रहे, और उन बुक्स का नाम पता है? जी सर। क्योंकि ये कल्चर आ गया है कि 1 वीक सीरीज और ये जो पढ़ के हम एग्जाम देते हैं, बुक्स देखते नहीं है। पढ़ी तो बुक्स देखिए ये है कि अभी सारी सब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके देखो, जिस दिन एग्जाम होती है उस दिन है वो जो ये कागज लेने वाले आते हैं, इनके इतने बोरे भर जाते थे कि जो उनको ले जाने में दिक्कत होती थी। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि वो 1 वीक सीरीज, पर मैंने कॉलेज के टाइम पे बुक्स ही पढ़ी है, बिकॉज हमारे काफी सेमेस्टर सिस्टम और काफी हार्ड था, तो मैंने इशू करवा के बुक्स पढ़ी थी। हाँ, तो वो बुक्स के आप ये 2-3 आपके 2 ही दिन बच रहे हैं, एक 2 बुक्स जरूर अपने सब्जेक्ट से संबंधित है वो देख लेना कि बुक्स है वो कहाँ से पब्लिश हुई है, ये भी देख लेना है, ठीक है ना? और ग्रेशम का नियम सर, इसका इंग्लिश मुझे बुरी मुद्रा है, वो अच्छी मुद्रा को चलन से बात कर देती है। सर इसकी शायद इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मुझे आती होगी, मेरी हिंदी थोड़ी काफी वीक है एक्चुअली, थोड़ी तो नहीं कहूंगी, तो शायद मुझे हिंदी में इसका वर्ड का मतलब नहीं पता। ग्रेशम का नियम जो सब कह रहे हैं ना कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा मार्केट से बाहर कर देती है। जिस प्रकार सोने और चांदी की 2 मुद्राएं प्रचलन में है, बुरी मुद्रा को अपन कह सकते हैं कि भाई दोनों कंप्यूटर देखे दोनों शताब्दी है, लेकिन चांदी की, अरे आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल में देखो, आपके पास में 5 नोट है जेब में, एक सबसे गंदा है और आप सबसे पहले खर्च कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले वो गंदा नोट निकाल के मार देंगे आप जो, और 4 है वो अच्छे वाले नोट है वो अपने पास रखेंगे। जी सर। तो यही है, और डिमांड के लिए जो है ना 3 चीजें, एक तो पर्याप्त हमारे पास में पैसा खर्च करने की साधन, फिर है वो हमारी प्रभावपूर्ण इच्छा हमारी होनी चाहिए, और फिर उसको खर्च करने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। पैसे भी है मेरे पास जेब में, मुझे जरूरत भी हो उसकी, लेकिन यदि मैं उसको खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो इसका मतलब वो डिमांड नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? बाकी करो आराम से, गवर्नमेंट अच्छा है, देव आराम से, बहुत सुधार हुआ है। मैं भी तो बैठा था उस समय, आप सत्य नहीं थे? हाँ, तो काफी सुधार है आप में, तो वही तो बताया ना, काफी सुधार है। हाँ, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अब खुल के जाओ, ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो इंटरव्यू में यदि 5-7 क्वेश्चन भी नहीं आए ना, तो भी इम्पैक्ट चेहरे पे नहीं आना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस चीज का। आप एक क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छा देंगे तो 4 क्वेश्चन का जो जवाब नहीं दिया आपने वो सब भूल जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एकदम। ठीक है ना? तो आप तो यूं ही हंसते हुए आराम से है वो इंटरव्यू दो, और जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो, और कोई बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ही जो अमेरिका का जो टैरिफ का और जो यूरोपियन देशों पे टैरिफ लगा रहा है, ये अभी चर्चा में और आ गया अभी नया कि कौन कौन से राष्ट्रों पे अभी वो 10% वो टैरिफ लगाया है, उसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल वो इकोनॉमी पे है वो क्या है। ये जो इकोनॉमी के जो टाइप्स हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म जो है, इसके बारे में भी तो चर्चा हो सकती है इकोनॉमिक्स से। तो वहाँ कैपिटलिज्म है तो वो केवल अपने स्वार्थ को देख रहा है केवल, तो दूसरे राष्ट्रों में है वो कैपिटलिज्म नहीं है, इसलिए उसकी नीतियों से परेशान। ठीक है ना? ये चीजें थोड़ा सा देख लेना। बाकी ये जो बजट है वो देख लेना थोड़ा सा, ये बजट किसे कहते हैं, बजट क्यों तैयार किया जाता है। थैंक यू सो मच।